हाय एवरीवन, हमने लॉ ऑफ टॉर्ट्स में यूनिट 1 कर लिया है। यूनिट 2 का हमने रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस देख लिया क्या होता है। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है लाइबिलिटी। इसमें इंपॉर्टेंट है, लाइबिलिटी 3 टाइप्स की होती है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी एंड वाइकेरियस लाइबिलिटी। तो हम देखो लाइबिलिटी वाला कंसेप्ट एक तो यहाँ दे रखा है, एक यहाँ भी दे रखा है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। तो हम इन सबको मिला के देखने वाले हैं, इसी वाली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, पहली चीज़ लाइबिलिटी होती क्या है। लाइबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स देख रहे हैं ना, इसमें हम मेनली क्या देखते हैं कि कुछ गलत काम हो रखा है, कुछ रॉन्गफुल एक्ट हो रखा है, तो उसकी अब लाइबिलिटी किस पे होगी। तो वही वाला टॉपिक हम देख रहे हैं कि अब हम देखेंगे कि लाइबिलिटी जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये किस पे जाएगी। देखो एग्जाम्पल देखो, कभी भी कोई रॉन्गफुल काम होता है, कोई रॉन्गफुल एक्ट होता है, तो उसमें किसी इंसान का नुकसान होता है, मतलब कि डैमेजेस होता है। अब उस डैमेज को सही करने के लिए वो जो इंसान है, पीड़ित इंसान, वो जाता है कोर्ट में। कोर्ट उन्हें रेमेडी देती है। कोर्ट रेमेडी ये देख के देती है कि क्या लाइबिलिटी, कि किसने की लाइबिलिटी फॉर रॉन्गफुल एक्ट। कोर्ट एक तो आपको रेमेडी भी देगी, दूसरा जिस इंसान ने वो गलतफुल काम करा है उसकी लाइबिलिटी भी ठहराएगी और उसको कुछ ना कुछ दंड भी देगी। तो यही है पूरा का पूरा लाइबिलिटी का कंसेप्ट। अब देखो नीचे भी वही लिखा है, लाइबिलिटी क्या होती है। लाइबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अ पर्सन इज लाइबल फॉर हिज रॉन्गफुल एक्ट। जो एक इंसान जो है वो लाइबल होता है अपने रॉन्गफुल एक्ट के लिए। दूसरी चीज़, वो सिर्फ अपने ही रॉन्गफुल एक्ट के लिए लाइबल होता है, किसी और के एक्ट के लिए नहीं। तो यहाँ पे रेमेडी जो है ना, ये रेमेडी है, किसी एक इंसान को रेमेडी मिलेगी, किसी एक इंसान की लाइबिलिटी होगी। लेकिन कोर्ट यहाँ पे ये भी देखता है कि जिस इंसान की वो लाइबिलिटी बन रही है उसे अपने ही रॉन्गफुल एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराई जाए। ऐसा नहीं कि सारे गलत काम के लिए उसी से बोल दिया कि नहीं तुम्हारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी और तुम्हें ही सबको कंपनसेशन देना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। तो कोर्ट वहां पे देखती है कि क्या आपकी लाइबिलिटी बन रही है, और अगर नहीं बन रही होती है तो कोर्ट आपको फिर वहां पे गलत नहीं ठहराती है। तो लाइबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहरानी पड़ती है किसी ना किसी की। लेकिन क्या लिखा, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर्स एक्ट। वो दूसरों के एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तीसरी चीज, लेकिन यहाँ पे कुछ ना एक्सेप्शंस भी हैं। वाइकेरियस लाइबिलिटी के कंसेप्ट में गलत काम कोई एक इंसान करता है लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे इंसान के ऊपर आती है। तो ये हम वाइकेरियस लाइबिलिटी जब हम टॉपिक देखेंगे उसी समय हम लोग इसके बारे में समझेंगे। अभी हम पहले लाइबिलिटी को देख लेते हैं और अच्छे से कि लाइबिलिटी पहले हमने देखी ना क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसमें एक इंसान लाइबल होता है अपने रॉन्गफुल एक्ट के लिए। तो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ता है कि वो सिर्फ अपने ही काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ही शुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर्स एक्ट। वो किसी दूसरे के इंसान के लिए वो किसी दूसरे के गलत काम के लिए रिस्पॉन्सिबल ना हो। फिर देखिए लाइबिलिटी के 3 प्रकार होते हैं, 3 टाइप्स की लाइबिलिटी होती है। पहली होती है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, दूसरी होती है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, तीसरी होती है वाइकेरियस लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को हिंदी में कहते हैं सख्त दायित्व, जो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी उसे कहते हैं पूर्व दायित्व। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस है, लेकिन ये दोनों एक ही हेडिंग के अंदर आती है, वो होती है नो फॉल्ट लाइबिलिटी। ये कुछ इस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कुछ इस प्रकार की लाइबिलिटी होती है जिसमें किसी का फॉल्ट नहीं होता, मतलब गलती करने से पहले ही आपको ठहरा दिया जाता है, या फिर आपकी गलती नहीं भी होगी तो भी आपको यहाँ पे लाइबल मान लिया जाएगा। अब इसको देखना कि कैसे होगा। पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। ठीक है, गलती अभी हुई नहीं है लेकिन उससे पहले ही आपको गलत ठहरा दिया जाएगा, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। तो इसमें पर्सन जो होता है वो लीगली रिस्पॉन्सिबल होता है अपने एक्ट के लिए, इवन इन एब्सेंस ऑफ फॉल्ट। भले ही उसने अभी कोई गलती नहीं करी है या कोई उसका इंटेंशन गलत नहीं है, फिर भी उसके लिए उसको लाइबल ठहराया जाएगा। तो क्या लिखा है, पर्सन इज लीगली रिस्पॉन्सिबल। एक इंसान जो होगा वो लीगली रिस्पॉन्सिबल होगा अपने एक्ट के लिए, इवन इन एब्सेंस ऑफ फॉल्ट। अभी गलती हुई नहीं है फिर भी उसको गलत ठहरा दिया जाएगा, या फिर अभी उसका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है फिर भी उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती है। और अच्छे से यहाँ लिखा है कि क्या है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो भी कैसी, लीगली। दूसरा, इसमें अभी कोई हार्म नहीं हुआ है, कोई फॉल्ट नहीं हुई है और कोई अभी क्रिमिनल इंटेंशन भी नहीं है, फिर भी विदाउट द प्लेंटिफ हैविंग टू प्रूव। अभी इस केस में प्लेंटिफ को प्रूव ही नहीं करना पड़ता है। प्लेंटिफ कौन होता है, पीड़ित। जो पीड़ित इंसान है उसे प्रूव ही नहीं करना है कि उसके साथ क्या गलत काम हुआ है, क्योंकि इस वाली जो लाइबिलिटी है इसमें इंसान की लाइबिलिटी बिना हार्म किए, बिना फॉल्ट किए आ जाती है। तो इसका एक केस देखिए, केस है रेलेंट वर्सेस फ्लेचर का केस है। इसी केस से आप समझ पाएंगे कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में क्या होता है। मैंने कहा क्या, अभी कोई गलत काम नहीं हुआ, अभी कोई फॉल्ट और ऐसा उस इंसान का इंटेंशन नहीं है। इसमें तीनों चीज़ें देखनी पड़ेगी, फॉल्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होता है। दोनों केस में देखेंगे। ठीक है, देखो
क्या है, क्या लिखा है यहाँ पे कि रेलैंड वर्सेस फ्लेचर, ये केस आपको लिखना पड़ेगा इन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। इसमें क्या होता है, रेलैंड एक आदमी होता है, रेलैंड ये है, ठीक है, रेलैंड की एक कोल माइन होती है, फ्लेचर जो होता है उसका एक मिल होता है, ठीक है। वो चाह रहा होता है कि उसकी मिल में और अच्छे से काम हो, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को खुद ही बनाने के लिए एक रिजर्वॉयर बना देता है, एक बहुत बड़ा रिजर्वॉयर बना देता है। लेकिन जब वो ये रिजर्वॉयर की खुदाई में लगा होता है तो वो देखता है कि कुछ ना ये लिंक है यहाँ पे, मतलब कुछ ना गड्ढे हैं, और ये गड्ढे सीधे जा रहे होते हैं रेलैंड के माइन में। ये जो ये गड्ढे यहाँ पे जो होते हैं ना, ये रेलैंड के माइन में जा रहे होते हैं। अब ये चीज़ फ्लेचर अच्छे से देखता नहीं है। फ्लेचर ये काम किसी और दूसरे इंसान को देता है, उससे कहता है तुम यहाँ पे गड्ढे, तुम यहाँ पे ज़मीन खोदो और उसमें फिर हम लोग पानी डालेंगे और यहाँ पे हम बहुत बड़ा सा वाटर का रिजर्वायर बनाएंगे। लेकिन जो वो इंडिविजुअल आदमी होता है ना, वो देखता है यहाँ पे गड्ढे, और वो इन गड्ढों को सोचता है तो ऐसे ही होंगे, लेकिन वो जो गड्ढे होते हैं वो सीधे यहाँ पूरी जो ये गड्ढे जा रहे होते हैं रेलैंड की माइन में। तो जब यहाँ पे फ्लेचर अपने ये लेक में पानी डालता है, उस वजह से सारा पानी इसकी रेलैंड की माइल में जाता है और रेलैंड को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब रेलैंड डालता है केस, तो यहाँ पे जो ये फ्लेचर होता है इसको स्ट्रिक्टली लाइबल माना जाता है। भले ही, अब देखो, भले ही यहाँ पे फ्लेचर का कोई इंटेंशन नहीं था रेलैंड को हार्म करने का, तो क्या है, कोई उसका क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, ठीक है। सेकेंडली, उसकी कोई फॉल्ट भी नहीं थी, उसने तो ये काम किसी और को दिया था, लेकिन कोर्ट ने उसको फिर भी, यहाँ पे कोर्ट ने क्या किया, उसको फिर भी क्या किया, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंडर लाइबल माना। तो यही यहाँ पे पूरी स्टोरी लिखी हुई है। और तो यहाँ पे फ्लेचर को लाइबल माना जाता है कि गलती तुम्हारी 100% है। अब कोर्ट ऐसा क्यों कहती है, कोर्ट ऐसा इसलिए कहती है, कोर्ट कहती है, और ये केस किसका, ये केस है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का। अब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ जो है वो है डेंजरस थिंग। तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या इस केस में डेंजरस थिंग है। रेलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में डेंजरस थिंग कहाँ पे है। ये जो इतना बड़ा ये वाटर का रिजर्वायर बन रहा है, ये डेंजरस थिंग ही तो है। आप अपनी लैंड में बहुत बड़ा वाटर रिजर्वायर बना दे रहे हो, कल के दिन अगर इसकी दीवार टूट गई तो पानी तो कहीं और जा सकता है ना, किसी और का नुकसान हो सकता है। तो ये डेंजरस थिंग तो थी। दूसरी चीज़, क्या वो ऐसी चीज़ थी जो स्केप हो सकती है। अब देखिए, वाटर है, वाटर तो कहीं से भी स्केप हो सकता है, तो सेकंड चीज भी हाँ हो रही है। तीसरी चीज, क्या नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड हो रहा है। देखिए, लैंड का काम क्या होता है, वहां पे आप रहता है इंसान, अब वो अपनी जहां पे वो रहता है, जहां पे उसकी मिल थी, वो वहां मिल के अलावा वहां वाटर का रिजर्वायर बना दे रहा है, तो वो नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के लिए ये तीनों चीजें होना कंपलसरी है। डेंजरस थिंग थी, बिल्कुल थी। एस्केप हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तीनों चीजें हो रही है, तो कोर्ट यहाँ पे कहती है कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इस फ्लेचर की बनती है रेलैंड के माइन के लिए, और यहाँ पे फ्लेचर को लाइबल माना जाता है। तो ऑल 3 एसेंशियल्स आर प्रूव्ड इन रेलैंड वर्सेस फ्लेचर केस। समझ गए आप। अब ये तो मैंने केस लॉ बताया आपको, अब ये आपको ये केस लॉ लिखना ही पड़ेगा। अब इसके कुछ और एग्जाम्पल जो कि आप और अच्छे से, जिससे आपको समझ आए कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या होती है। देखो, एक आदमी ए है, वो अपने घर में शेर को ले आता है, शेर को ले आता है और कहता है कि अब से ये मेरा पेट जानवर है। डॉगीज को पालना या फिर बिल्लियों को पालना तो ठीक है, लेकिन वो एक शेर को ले आता है और वो कहता है अब ये मेरा पेट रहेगा, अब ये मेरे साथ रहेगा एज अ पेट। बी जो उसका नेबर होता है, बी यहाँ पे डालता है केस। अब देखो, इस लायन ने अभी कुछ गलती करी नहीं है, इस लायन की वजह से अभी किसी की डेथ हुई नहीं है, अभी किसी को कुछ हार्म नहीं हुआ, लेकिन फिर भी नेबर यहाँ पे केस डाल देता है और ये कहता है कि और ये जो ये नेबर है, ये इसको रेमेडी भी मिलेगी। जो ये ए है, इसको स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंदर लाइबल माना जाएगा, इसको गलत ठहराया जाएगा। कैसे? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के हमने 3 केस देखे थे। पहला क्या था कि कोई डेंजरस चीज़ होनी चाहिए। क्या लायन डेंजरस चीज़ है? आंसर है यस। क्या लायन एस्केप कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। लायन मूवेबल चीज़ है, वो इधर से उधर जा सकता है। तीसरी चीज़, नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। आपके घर में इंसान रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप डॉग या कैट को रख सकते हो, लेकिन आप शेर को ही ले आए हो और कह रहे हो कि नहीं, अब से ये मेरा पालतू जानवर है, तो ये नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड हो रहा है। तो इस केस में भी क्या होगा, ए जो होगा उसको लाइबल माना जाएगा। दुबई की बात अलग है, इंडिया की बात अलग है। यहाँ पे ये इतने बड़े पेट को, इतने ज़्यादा खतरनाक जानवर को आप पेट नहीं बना सकते। एक्सेप्शनल टू एक्सेप्शनल केस होगा, लेकिन यहाँ पे भी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बनती है। तो ये मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल बता रही हूँ जिससे आपको समझ आए कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ एक्सेप्शन भी है। अब इस एक्सेप्शन का मतलब होता है, अगर मान लिया जाए कोई ए इंसान बी के ऊपर केस डाल रहा है कि नहीं, यहाँ पे इसकी लाइबिलिटी बनती है, तो जो डिफेंडेंट है यहाँ पे, देखो, एक होता है प्लेंटिफ, एक तो होता है आपका, एक होता है प्लेंटिफ, एक होता है डिफेंडेंट। ठीक है, एक होता है प्लेंटिफ, एक होता है डिफेंडेंट।
यहाँ पे देखना भी अच्छे से बताती हूँ क्या होता है। देखो, एक होता है प्लेंटिफ, एक होता है डिफेंडेंट। प्लेंटिफ ने तो बोल दिया कि प्लेंटिफ मतलब जो इंसान पीड़ित होता है, ठीक है, उसने तो बोल दिया कि इसकी वजह से, इस डी के कुछ काम की वजह से मेरे को नुकसान हुआ है। लेकिन यहाँ पे डी को कुछ ना एक्सेप्शन दिए, इसको कुछ बचाव दे रखे हैं, इसको कुछ डिफेंस में, इसके कुछ डिफेंस में, इसके ये अपने बचाव में भी बहुत सारी चीज़ें बोल सकता है। उन्हीं को कहा जाता है एक्सेप्शन टू स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। वो क्या होती है? देखो, एक्सेप्शन टू स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में पहली चीज़ क्या दे रखी है कि प्लेंटिफ की फॉल्ट होगी। प्लेंटिफ मतलब जो ये पीड़ित जो अपने आप को पीड़ित बोल रहा है, उसकी खुद की ही गलती है, ये डिफेंडेंट बोल सकता है। इसका एक केस है पॉन्टिंग वर्सेस नॉकस का केस है। इसमें क्या होता है कि पॉन्टिंग एक आदमी होता है, उसने अपने पॉन्टिंग एक आदमी होता है, उसके ना हॉर्स होते हैं, ठीक है, और जो ये सेकंड वाला आदमी होता है, इन्होंने अपने घर पे थोड़े से वो लगाए होते हैं, क्या लगा होते हैं? डेंजरस पेड़, ऐसे पेड़ जिसको कोई जानवर खाएगा तो उसकी डेथ हो सकती है। तो इस केस में क्या होता है कि ये हॉर्स, ये अब खुद देखो, ये जो पेड़ हैं ये मूव नहीं कर सकते। हाँ, मान लिया कि ये डेंजरस है, लेकिन ये मूव तो नहीं कर सकते। तो ये जो यहाँ पे ये प्लेंटिफ होता है ना, ये इसके घोड़े यहाँ जाते हैं और ये इस पेड़ के कुछ पत्तों को खा लेते हैं और इनकी फिर हो जाती है डेथ। तो प्लेंटिफ कहता है कि ये डिफेंडेंट है, मैं इस पे केस डाल रहा हूँ क्योंकि इसके इस पेड़ों की वजह से मेरे हॉर्स की डेथ हो गई। और ये डालता है और ये कहता है, और इस जो ये डिफेंडेंट है इसकी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है और उस स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंदर ये आएगा। तो कोर्ट वहाँ पे कहती है कि नहीं, ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के लिए तीन चीज़ें, डेंजरस थिंग, मान लिया जाए चलो इन्होंने अपने घर में डेंजरस थिंग लगाई है, लेकिन क्या उसका स्केप हो सकता है? क्या पेड़ अपनी जगह से हिल के कल को यहाँ आ सकते हैं? ऐसा तो नहीं है, आपके हॉर्स खुद यहाँ आए तो ये आपकी गलती है, इसलिए ये डिफेंडेंट है ये लाइबल नहीं होगा। तो इसमें ये पहला केस पहला जो हमने एक्सेप्शन देखा वो देखा हमने प्लेंटिफ फॉल्ट। अब दूसरा एक्सेप्शन देखिए, एक्ट ऑफ गॉड, मतलब कि इंसान की कोई गलती नहीं है, भगवान ने ही उस काम को कर दिया। एक्ट ऑफ गॉड का मतलब होता है कुछ नेचुरल फोर्सेस की वजह से ऐसा हुआ है। अब इसका आप केस लॉ देखिए, इसमें जो केस लॉ है वो है निकोलस वर्सेस मार्शलैंड। निकोलस एक आदमी होता है, उसने अपनी लैंड में उन्होंने अपनी ज़मीन में एक आर्टिफिशियल लेक बनाई होती है, ठीक है। एक दिन बहुत तेज़ की बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उससे क्या होता है कि इसकी ये दीवार टूट जाती है और बगल में जो मार्शलैंड होता है उसकी ये बाउंड्री को तोड़ देती है, इस वजह से इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। कोर्ट उस केस में भी जो ये निकोलस है उसको लाइबल नहीं ठहराती है। कोर्ट कहती है यहाँ पे एक्ट ऑफ गॉड हुआ है। एक्ट ऑफ गॉड मतलब कुछ ऐसे नेचुरल फोर्स जो कि इतने ज़्यादा थे, इतनी ज़्यादा उनकी इंटेंसिटी थी कि उस वजह से नुकसान हुआ है, तो ये होता है एक्ट ऑफ गॉड में। फिर होता है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरी और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। ये सारी चीज़ें आपने जनरल डिफेंसेस में देखी होंगी, तो मैं इनको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में क्या होता है। तो क्या देखा हमने, लाइबिलिटी तीन टाइप्स की होती है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी और वाइकेरियस लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में क्या होता है, तीन चीज़ें आपको देखनी है। पहला, क्या वो कोई डेंजरस थिंग है। दूसरी, क्या वो स्केप कर सकती है, क्या वहाँ पे नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड हो रहा है। आपको ये केस ये आपको अच्छे से देखने को मिलेगा इन रेलेन वर्सेस फ्लेचर के केस में। फिर आपको लिखना है एक्सेप्शंस क्या है, कुछ एक्सेप्शन भी है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में। पहला क्या है, प्लेंटिफ जो पीड़ित अपने आप को बोल रहा है उसकी खुद की ही गलती है, इसमें केस लॉ ये है। दूसरा, एक्ट ऑफ गॉड, हमारी वजह से नहीं हुआ है, नेचुरल फोर्सेस, भगवान की वजह से हुआ है, नेचुरल फोर्सेस ही इतने कुछ ज्यादा हो गए थे, अर्थक्वेक आ गया, वोल्केनो हो गया, इस वजह से हो गया। तीसरा है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरी और चौथा है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। तो ये हमने देखा है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंदर क्या होता है। अब हम देखेंगे एब्सोल्यूट लाइबिलिटी क्या होती है। देखो, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी देख ली, अब तुम एक बार एब्सोल्यूट लाइबिलिटी देखो। पहले मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। अगर आपने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को अच्छे से समझा है तो आपने ये देखा होगा, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में हम इंसान को गलत मानते हैं, पर्सन को हम गलत ठहराते हैं। दूसरा, उसमें स्केप होना नेसेसरी होता है, पानी जो है वो उसकी माइंड में एस्केप हुआ है, तो मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना कंपलसरी होता है। तीसरा, उसमें एक्सेप्शंस थे, क्या क्या थे एक्सेप्शंस में हमने देखा था एक्ट ऑफ गॉड था कि नहीं था। उसके बाद वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया था। उसके अलावा क्या था, इसके अलावा आपका स्टैट्यूटरी अथॉरिटी थी एक। इसके अलावा एक और था आपका, वो था आपका उसके अलावा क्या था, प्लेंटिफ्स फॉल्ट था। तो ये जो थे, ये 4 एक्सेप्शंस दिए थे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में क्या होता है, हम किसी इंसान को गलत ठहराते हैं। दूसरा, उसमें जिस चीज़ से हार्म हुआ होता है उसका एस्केप होना कंपलसरी होता है। तीसरी चीज़, यहाँ पे एक्सेप्शंस प्रेजेंट थे। अब आप एब्सोल्यूट लाइबिलिटी को देखो। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में हम किसी इंसान को गलत नहीं ठहराते, हम किसी एंटरप्राइज, किसी इंडस्ट्री को गलत ठहराते।
उसके अलावा एस्केप इसमें ज़रूरी नहीं है कि हो मतलब कि इसमें एस्केप का होना ज़रूरी नहीं है, और इसमें कोई एक्सेप्शन भी नहीं दिया है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में कोई बचाव नहीं दिया है। जो डिफेंडेंट होगा उसको गलत माना जाएगा, उसके बचाव में कोई चीज़ें नहीं दे रखी हैं। चौथी चीज़, इसमें जो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है उसका जो डैमेज होता है ना, वो साइज ऑफ इंडस्ट्री से निकलता है। ठीक है, अब मैं एक बार आपको पहले एब्सोल्यूट लाइबिलिटी की हिस्ट्री बताती हूँ। देखो, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी जो है ये अभी एक न्यू कंसेप्ट आया है, ये अभी इवॉल्व हो रहा है। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, क्या आया, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया वैसे वैसे हमने देखा कि कंपनियां जो हैं वो इंडस्ट्री लगा रही हैं। उस वजह से लोगों को फायदा तो हो रहा है लेकिन नुकसान भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पल्यूट हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे जो लॉज हैं वो बने कि कंपनी को भी गलत ठहराना पड़ेगा, इंसान को ही नहीं, कंपनी को। तो इसके लिए 2 लैंडमार्क केसेस हैं जो आपको ध्यान देने पड़ेंगे। अब उससे पहले देखो, एब्सोल्यूट लायबिलिटी को आप डिफाइन कैसे कर सकते हो। पहली चीज़ तो ये रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है लेकिन माइनस एक्सेप्शन। क्या कह रहा है, समझ आ रहा है? रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी मतलब इसमें भी डेंजरस चीज़ें होती हैं, ठीक है, डेंजरस थिंग्स होती हैं, प्लस वो एस्केप कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, लेकिन इसमें एक्सेप्शंस तो होते ही नहीं है बिल्कुल भी। तो यही उन्होंने इसको डेफिनेशन बना के लिख दिया। उन्होंने कहा एब्सोल्यूट लायबिलिटी एक प्रकार की स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है लेकिन उसमें एक्सेप्शन नहीं है। तो रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी माइनस एक्सेप्शन, मतलब इसमें एक्सेप्शन ही, इसमें बचाव नहीं हो सकता है। ठीक है, अब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कैसे इवॉल्व हुई अब हम वो देखने वाले। देखो, इंडिया के अंदर 2 लैंडमार्क केसेस, पहला MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, दूसरा है भोपाल गैस ट्रेजेडी वाला केस। देखो, आप MC मेहता के केस में क्या होता है ना कि एक ओलियम गैस, एक टाइप की गैस होती है ओलियम गैस, ये होती है लीक। इसमें कहाँ पे होती है? पर्टिकुलर एरिया ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली का एक पर्टिकुलर एरिया होता है, वहाँ पे ओलियम गैस लीक होती है। उस वजह से बहुत सारे लोग, मैनी पीपल वर अफेक्टेड, उस वजह से बहुत सारे लोग अफेक्टेड होते हैं। तो जो एपेक्स कोर्ट का मतलब होता है जो हाईएस्ट कोर्ट होती है, वो ये कहती है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट होगी, यहाँ पे वो ये कहती है कि यहाँ पे जो है वो एब्सोल्यूट लायबिलिटी बनती है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का मतलब है जो ये कंपनी है, जहाँ ये कंपनी है ना, ये इसकी जिस कंपनी से ओलियम गैस लीक हुई उस कंपनी की एब्सोल्यूट लायबिलिटी है। उसे यहाँ पे वहाँ पे एक डेंजरस थिंग क्या थी? ओलियम गैस, वो एस्केप हो गई, हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, इस केस में हो गई है। तीसरी चीज, आपको कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, आपकी एब्सोल्यूट लायबिलिटी बनती है। अब आपको जितने भी लोगों का नुकसान हुआ है उन्हें कंपनसेशन देना पड़ेगा। ये कहता है एब्सोल्यूट लायबिलिटी का पहला केस, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सेकंड केस देखो, भोपाल गैस ट्रेजेडी का केस। इस केस में क्या होता है? इस केस में भी एक गैस लीक होती है जिसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। एक गैस है मिथाइल आइसोसाइनाइट जो कि बहुत ज़्यादा ही डेंजरस गैस है। तो पहली चीज़ तो बन रही है, डेंजरस थिंग है। दूसरी चीज़ देखो, आप पॉइजनस गैस होती है फ्रॉम द यूनियन कार्बाइड कंपनी इन भोपाल। कहाँ से होती है? यूनियन कार्बाइड कंपनी। अब ये यहाँ पे पहली चीज़ डेंजरस थिंग आई, दूसरी चीज़ एस्केप भी हो रही है। यहाँ पे भी कोर्ट, और यहाँ तीसरी चीज़, यहाँ पे कोर्ट कहती है कि एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, मतलब ये एब्सोल्यूट लायबिलिटी के अंदर आएगा। तो कोर्ट यहाँ पे कहती है कि यहाँ पे भी प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी ठहराया जाएगा और कंपनी जो है उसको लायबल माना जाएगा। तो यही है दोनों एब्सोल्यूट लायबिलिटी और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के बीच में डिफरेंस। अब हम नेक्स्ट जो लायबिलिटी देखेंगे वो हम देखेंगे वाइकेरियस लायबिलिटी। ठीक है, थैंक यू सो मच।